वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसे हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कंडीशंस थ्योरी, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। ये जो पावलोव ने थ्योरी दी है, मेनली स्टूडेंट्स हमारे जो ये पावलोव थे ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे और उनका मेन इंटरेस्ट था जो गैस्ट्रिक सिक्रिएशन होता है डॉग्स का, उनकी स्टडी उन्होंने काफ़ी करी, काफ़ी इंटरेस्ट उसका उसमें था और उनकी स्टडी की वजह से 1904 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि जो हमारी लर्निंग है वो जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, हमारी जो फिजियोलॉजिकल लर्निंग है, किस तरह से फिजियोलॉजी हमारी रिस्पॉन्ड कर रही है, उसका रिजल्ट होता है। मतलब उन्होंने लर्निंग को फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के साथ अटैच किया, एसोसिएशन किया और उसका एसोसिएशन बताते हुए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश करी कि जो भी हम सीखते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं। अब क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग ये होती है कि जब हम एक एनवायरमेंटल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट करते हैं तो हमारा एनवायरमेंटल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स भी वैसा ही हो जाता है जैसे कि हमें नेचुरल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। इसी बात को अपनी इस थ्योरी में डिटेल में पावलोव ने बताया है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को डिटेल में समझेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ ए बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है ये एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, ये व्यवहारवादियों द्वारा दी हुई है और ये हमारी इसीलिए बिहेवियरिज्म के अंडर आती है। It posits that when a natural occurring stimulus and an environmental stimulus are repeatedly paired, the environmental stimulus will elicit a similar response to the natural stimulus. ये थ्योरी यह मानती है कि जब एक नेचुरल अकरिंग स्टिमुलस मतलब स्वतः आने वाला जो उद्दीपन है और एक वातावरणीय उद्दीपक एनवायरमेंटल स्टिमुलस जब बारी बारी एक साथ आते हैं तब जो हमारा एनवायरमेंटल स्टिमुलस है वो भी नेचुरल स्टिमुलस के जैसा ही रिस्पॉन्स देने लग जाता है। मतलब एक जो हमारा स्वतः आ रहा है स्टिमुलस नेचुरल और एक जो वातावरणीय स्टिमुलस है, जब हम उनको बारी बारी एक साथ देंगे तो जो कि हमारा एनवायरमेंटल स्टिमुलस था वो वैसा ही रिस्पॉन्स देगा जैसा कि नेचुरल स्टिमुलस रिस्पॉन्स दे रहा था। स्टिमुली दैट हैड previously been neutral become conditioned because of their repeatedly association with a natural response। वो स्टिमुलस जो पहले उदासीन था, मतलब जिसका रिस्पॉन्स से कुछ लेना देना नहीं था, कौन सा स्टिमुलस है? ये हमारा एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो कि बारी बारी नेचुरल स्टिमुलस के साथ दिया गया। पहले उदासीन था लेकिन नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ देने की वजह से वो भी रिस्पॉन्स देना सीख जाता है और वो भी वैसा ही रिस्पॉन्स देता है जैसा कि नेचुरल स्टिमुलस रिस्पॉन्स देता है। तो यही इस थ्योरी का बेस है कि जब हम दो स्टिमुलस मतलब एक नेचुरल और एक एनवायरमेंटल स्टिमुलस को एक साथ प्रस्तुत करेंगे तो एनवायरमेंटल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स भी वही सेम हो जाएगा, वो भी एक्टिव हो जाएगा नेचुरल स्टिमुलस की तरह। The founder of this theory is the Russian Nobel laureate physiologist Ivan Pavlov, whose experiments on dog in laboratory are well known even in popular literature। इस थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो इवान पावलोव एक रशिया के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिनके डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में जो कि उन्होंने करे वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं आज भी लिटरेचर में। मतलब उनके प्रयोग, उनके एक्सपेरिमेंट आज भी काफ़ी प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके रिजल्ट्स का यूज़ किया जाता है।
It has been observed that as a form of learning, classical conditioning has powerful influence in shaping our attitudes, likes and dislikes and emotional responses. ये देखा गया है कि जो एक लर्निंग की फॉर्म है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसकी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इस लर्निंग के फॉर्म का हमारे एटीट्यूड्स को, लाइक डिसलाइक को और इमोशनल रेस्पॉन्सेस को शेप करने का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. मतलब जब हम कुछ सीखते हैं और वो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से होता है, तो वो हमारे एटीट्यूड्स को, हमारी पसंद नापसंद को, हमारे जो भावात्मक रेस्पॉन्सेस होते हैं उसके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस डालता है. We associate one thing with another either in a positive or negative manner because of this type of conditioning. हम एक वस्तु को दूसरी के साथ एसोसिएट करते हैं, मिलाते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, और वे सिर्फ और सिर्फ होता है हमारी कंडीशनिंग की इसी तरीके की वजह से. मतलब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से किसी वस्तु के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं. अगर हम एग्जाम्पल के रूप में इसको देखें तो ए नेम ए पर्टिकुलर कंडीशन और मैनर ऑफ स्पीकिंग आइदर इन ए पॉजिटिव और नेगेटिव वे ड्यू टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ विद दोज थिंग्स. अगर हम किसी का नाम लेते हैं पर्टिकुलर किसी भी कंडीशन में, तो जो हमारा तरीका है वो नाम लेने का, वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है, उसका रीज़न क्या होता है कि हमारा उसके साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह से हम उसके साथ एसोसिएट हुए, उसी वे में हम उसका पॉजिटिव या नेगेटिव वे में नाम लेते हैं. सच एसोसिएशन आर लर्न थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग विच प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफ्स. ये जो एसोसिएशन होते हैं ये हम क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से ही सीखते हैं और इनका एक व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. This type of conditional learning also affects educational situations. इस तरह की जो conditional learning है, मतलब कंडीशन दी हुए जो सिखाना है, वो हमारे educational situation भी, जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसकी educational situations पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है. In one of his experiments, Pavlov kept a dog hungry for a few days and then tied him to the experimental table. जो इन्होंने पेवलव ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में हम बताते हैं, उसमें उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में पेवलव ने एक डॉग को कुछ दिन के लिए भूखा रखा और फिर उसको एक्सपेरिमेंट टेबल के साथ बांध दिया. The dog was made comfortable. The observer himself remained hidden from the door but was able to view the experiments. जो डॉग था उसको काफ़ी कंफर्टेबल रखा गया, रिलैक्स उसमें रखा गया, और जो ऑब्जर्वर थे, इवन जो पेवलव खुद थे, उन्होंने अपने आप को डोर से पीछे रखा. मतलब वो डॉग के सामने नहीं थे, लेकिन वो इस तरह से छिपे हुए थे कि वो एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ. Arrangements was made to give food to the dog through an automatic mechanism. जो अरेंजमेंट किए गए थे डॉग को फूड देने के लिए, वो एक मैकेनिज्म, एक मशीन के थ्रू किए गए थे. ही आल्सो अरेंज फॉर ए बेल टू रिंग एवरी टाइम फूड वाज प्रेजेंटेड टू द डॉग. साथ साथ उन्होंने एक बेल की भी अरेंजमेंट करी थी, जो कि हर टाइम, हमेशा जब फूड दिया जाता था उससे पहले या उसके साथ साथ वो बेल बजाई जाती थी. When the food was put before the dog and the bell was rung, there was automatic secretion of saliva from the mouth of the dog. जब डॉग के सामने फूड प्रेजेंट किया जाता था, फूड दिया जाता था, खाना जब डॉग को दिया जाता था, उस समय वो बेल भी बजती थी. तो उस समय ऑटोमेटिक सिक्रिएशन होता था स्लाइवा के डॉग के माउथ से. मतलब डॉग के मुंह में लार
आ जाती थी खाने को देखकर। द एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंटिंग द फूड accompanied with the ringing of the bell was repeated several times and the amount of saliva secreted was measured. जो फूड को बेल के साथ प्रेजेंट करने की एक्टिविटी थी, मतलब जो फूड और बेल साथ साथ दिए जा रहा था वो बहुत बार रिपीट किया गया और साथ साथ जो स्लाइवा आ रहा था डॉग के मुंह में खाने को देखकर वो भी मापा गया। मतलब इस सिचुएशन में बेल और फूड, बेल जो कि एक हमारा एनवायरमेंटल हमारा स्टिमुलस है और फूड जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको बारी बारी एक साथ प्रेजेंट किया जा रहा था और जो उसका रिस्पॉन्स है स्लाइवा आना उसका भी मापन किया जा रहा था। After several trials, the dog was given no food, but the bell was rung. काफ़ी ट्रायल्स के बाद डॉग को खाना नहीं दिया गया लेकिन बेल बजाई गई। मतलब कुछ समय के बाद सिर्फ एनवायरमेंटल स्टिमुलस दिया गया, नेचुरल स्टिमुलस नहीं दिया गया। इन दिस केस आल्सो द अमाउंट ऑफ saliva secreted was measured. It was found that even in the absence of food, ringing of the bell caused the dog to secrete the saliva. इस केस में भी स्लाइवा को मापा गया। ये देखा गया कि उस समय जिस समय सिर्फ बेल प्रस्तुत की जा रही है, बेल बजाई जा रही है जो कि एनवायरमेंटल स्टिमुलस है, उस समय कितना स्लाइवा आ रहा है उसे भी मापा गया। और ये चीज़ देखी गई कि चाहे खाना नहीं दिया गया लेकिन बेल की वजह से डॉग को स्लाइवा आया। भोजन ना होने की स्थिति में भी जो हमारा एनवायरमेंटल स्टिमुलस था उसकी वजह से भी स्लाइवा का सिक्रेशन हुआ, स्लाइवा डॉग के मुंह में आया। The above experiment thus brings to light 4 essential elements of the conditioning प्रोसेस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कंडीशनिंग का जो प्रोसेस होता है, हमारा अनुबंधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें मेनली जो 4 हमारे तत्व होते हैं, 4 एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं उनका हमें पता लगता है। वो कौन कौन से हैं देखिए स्टूडेंट्स। द फर्स्ट एलिमेंट इज ए नेचुरल स्टिमुलस टेक्निकली नोन एन अनकंडीशनल स्टिमुलस दैट इज फूड। जो सबसे पहला हमारा एलिमेंट है जो कि नेचुरल स्टिमुलस है जिसको हम अनकंडीशन स्टिमुलस यूएस के नाम से जानते हैं, वो है हमारा फूड। मतलब फूड यहाँ पे हमारा नेचुरल स्टिमुलस है। इट रिजल्ट्स इन ए नेचुरल रिस्पॉन्स कॉल्ड द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो नेचुरल रिस्पॉन्स जो आना है हमारा वो है हमारा, उसको हम कहते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मीन्स UR। दिस रेस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड एलिमेंट। ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हुआ हमारा। देन द थर्ड एलिमेंट इज द आर्टिफिशियल स्टिमुलस दैट इज द रिंगिंग ऑफ द बेल विच इज टेक्निकली नोन एज कंडीशनड स्टिमुलस दैट इज CS। जो हमारा थर्ड एलिमेंट इसमें है वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस होता है जो कि है हमारा बेल का बजना, और टेक्निकली जो हम इसमें नाम देते हैं उसको हम कंडीशनड स्टिमुलस का नाम देते हैं, CS बोलते हैं। इट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द नेचुरल स्टिमुलस फूड। ये जो नेचुरल स्टिमुलस है हमारा फूड भोजन उसका एक सब्सटीट्यूट है। मतलब नेचुरल स्टिमुलस हमारा फूड और हमारा आर्टिफिशियल या एनवायरमेंटल स्टिमुलस हमारा बेल जो कि हमारे नेचुरल स्टिमुलस के साथ दिया जा रहा है। To begin with, the conditioned stimulus does not evoke the desired response, that is the conditioned response. अगर हम कंडीशनल स्टिमुलस के साथ स्टार्ट करेंगे तो हमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और वो क्या है जो कि हमारा CR कंडीशनड रिस्पॉन्स मीन्स अगर हम सिर्फ बेल बजाते तो स्लाइवा नहीं आता। द फोर्थ एलिमेंट इज द चेन ऑफ द कंडीशनिंग प्रोसेस। ये जो CR है ये हमारा फोर्थ एलिमेंट है कंडीशनिंग प्रोसेस का। However, as result of conditioning, one learns to produce behavior in the form of a conditioned response to a conditioned stimulus. इसका पूरे प्रोसेस का क्या रिजल्ट है, क्या बताया जाता है कि कंडीशनिंग की वजह से एक
का व्यवहार, एक व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने लग जाता है कि जो कंडीशनड रेस्पॉन्स आया वो कंडीशनड स्टिमुलस की वजह से आ गया। मतलब कंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पे हमारा है बेल, जो कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ दिया गया, और बेल के वजह से हमें जो नेचुरल रिस्पॉन्स मिलना था, जो स्लाइवा आना था, वो सिक्रिएट होने लग गया, क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंटल स्टिमुलस था, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, वो हमारे नेचुरल स्टिमुलस के साथ दिया गया, इसीलिए उसका रिस्पॉन्स भी नेचुरल स्टिमुलस की तरह आया। The theory of conditioning as advocated by Pavlov thus considered learning as habit formation and is based on the principle of association and substitution। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेवलव की थ्योरी है कंडीशनिंग की, उन्होंने ये बताया लर्निंग को इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि जब हमने कोई हैबिट फॉर्मेशन करनी है, किसी आदत का विकास करना है, आदत किसी की बनानी है, और वो किस पर बेस हुई, फिर हमारी प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। मतलब यहाँ पे एसोसिएशन के बारे में कैसे हम रिलेट करके एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ देकर सेम रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं, और उसकी जगह नेचुरल स्टिमुलस की जगह हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। It is simply a stimulus response type of learning where in place of natural stimulus like food, water, sexual contact, etc. and artificial stimulus like sound of bell, sight of light of a definite color, etc. can evoke a natural stimulus are brought together several times, the dog becomes cooled or conditioned to respond to the situation। तो हम इसमें क्या बता सकते हैं कि ये सिंपल एक स्टिमुलस रेस्पॉन्स टाइप की लर्निंग है हमारी, जहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस की जगह, नेचुरल स्टिमुलस कौन कौन से हैं, जैसे हमारे फूड है, वाटर है, सेक्सुअल कंटेक्ट है, तो वो सारे जो हैं, और वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस जैसे कि बेल की साउंड हो गया, साइट ऑफ लाइट, लाइट दिखती है किसी कलर की हमें, वो भी एक नेचुरल स्टिमुलस की तरह रिस्पॉन्स दे सकते हैं अगर उनको बारी बारी नेचुरल स्टिमुलस के साथ दिया जाए, बताया जाए, प्रस्तुत किया जाए। जिस तरह से अभी एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ये जो डॉग था वो कंडीशनड हो गया इस स्टिमुलस में, नेचुरल जो हमारे स्टिमुलस के साथ एनवायरमेंटल स्टिमुलस दिया गया, उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देने में वो कंडीशनड हो गया, प्रेरित हो गया सेम नेचुरल स्टिमुलस की तरह जवाब देने में, रिस्पॉन्स देने में। A perfect association occurs between the type of stimuli presented together। एक परफेक्ट एसोसिएशन देखा गया, सही रूप से संबंध देखा गया, जो दो तरह के स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट किया गया, उन दोनों में जो देखा गया, जो साथ किया गया, वो यहाँ पे संबंध हमें पता लगा, देखने में आया। As a result, after some times, the natural stimulus can be substituted or replaced by an artificial stimulus, and this artificial stimulus is able to evoke the natural response। तो क्या रिजल्ट हुआ काफ़ी टाइम के बाद कि नेचुरल स्टिमुलस को रिप्लेस कर दिया गया आर्टिफिशियल स्टिमुलस से, और ये आर्टिफिशियल एबल रहा, सक्षम रहा नेचुरल रिस्पॉन्स देने में, क्योंकि थोड़े समय के बाद भोजन नहीं दिया गया और सिर्फ बेल बजाई गई, तो भोजन को रिप्लेस कर दिया गया बेल से, लेकिन जो स्लाइवा सिक्रिएशन था वो रिस्पॉन्स हमें वैसा ही मिला। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ CC मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग के निर्धारित तत्व। In the process of his research, Pavlov distinguished 5 major determinants of conditioning process। ये जो पूरा रिसर्च का प्रोसेस था, जो कि पेवलव ने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 5 मुख्य निर्धारकों के बारे में बताया, जो कि हमारे इस कंडीशनिंग प्रोसेस के दौरान हमें पता लगे, हमने देखे, समझे। जिनमें सबसे पहले है हमारा एक्विजिशन related to the timings। When NS comes after or later on
it has no significance, but when it comes just before it brings the desirable response. एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, प्राप्त करना, जो कि हमारे समय से रिलेट होता है, संबंधित होता है। जब जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस है वो अगर बहुत बाद में आता है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस, महत्व नहीं होता, लेकिन अगर वो जस्ट बिफोर, एकदम से पहले आता है तो वो हमें डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स देता है। मतलब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम नेचुरल स्टिमुलस के बाद काफ़ी देर बाद हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस देंगे तो उसका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जस्ट बिफोर, जस्ट उससे थोड़ी सी पहले या साथ साथ हम देते हैं तो हमें वो डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि हमें चाहिए। सेकेंड वन इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होना, डिक्लाइन ऑफ CR इन द एब्सेंस ऑफ UCS। मतलब अगर हम काफ़ी देर तक जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस है, मतलब जो फूड है, अगर हम काफ़ी देर तक उसके बिना हम बेल बजाते रहेंगे तो वो स्लाइवा भी कम होना शुरू हो जाएगा और बंद भी हो जाएगा। मतलब काफ़ी, जिस तरह से हमने ये सिखाया कि भोजन के साथ हम बेल देते हैं तो बेल से भी हमें वो रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है, तो धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स भी विलुप्त हो सकता है। अगर सिर्फ बेल ही बजती जाएगी और खाना नहीं मिलेगा तो डॉग ये भी सीख जाएगा कि अब बेल के साथ खाना नहीं मिल रहा, और जो वो रिस्पॉन्स है स्लाइवा आना, वो भी रिस्पॉन्स मिलना हमारा बंद हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। Third one is spontaneous recovery. During his experiment, Pavlov observed that if he allowed several hours to elapse before sounding the tone again, the CR to tone would reappear. This reappearance of CR after a pause is called spontaneous recovery. This indicates that extinction was inhibition, not the elimination. अपने एक्सपेरिमेंट में पेवलव ने ये ऑब्ज़र्व किया, ये देखा कि अगर हम कुछ घंटे फूड के साथ बेल जैसे कि पहले प्रस्तुत करी थी, फिर हम सिर्फ अगर बेल देते हैं और खाना नहीं देते तो वो जो स्लाइवा कम हो रहा है उसको हम दोबारा से भी सिखा सकते हैं, ला सकते हैं, अगर हम थोड़ी देर के बाद वापस से खाना और बेल साथ साथ देने लग जाएं तो। मतलब जब फिर से बेल के साथ खाना मिलने लग जाएगा तो बेल से वापस से वही हमें स्लाइवा मिलने लग जाएगा, वही रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा, और इसको हम फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब सहज नॉर्मल सी बात कहेंगे कि वापस से साथ साथ रिकवरी हो गई। और इससे ये पता लगता है कि जो एक्सटेंशन था, मतलब जो हमारा विलुप्त होना था, वो इनहिबिशन मतलब अवरोध था, थोड़ी देर की रुकावट थी, ना कि एलिमिनेशन था। मतलब वो बिल्कुल बंद नहीं हुआ था, हटा नहीं था, लेकिन एक कुछ थोड़ी देर के लिए रुकावट सी आई थी, क्योंकि कुछ समय फिर वो हमारा जो भोजन है वो साथ नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए स्लाइवा नहीं आ रहा था, और थोड़ी देर के बाद हम वापस से साथ साथ देने लग जाते हैं तो बहुत जल्दी पहले की बजाय कम प्रयास में वो रिकवरी हो जाती है। Fourth one is generalization. They would respond to other stimuli which were similar to the CS. This tendency is called generalization. जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में डॉग है, वो अदर स्टिमुलस को भी रेस्पॉन्स करने लग जाएगा अगर वो हमारा जो कंडीशनल स्टिमुलस है उससे मिलता जुलता होगा, उसके सिमिलर होगा। तो इसी को हम सामान्यकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब सामान्य से अगर कुछ मिलता जुलता सा होगा तो हमें रिस्पॉन्स भी वैसा मिलने लग जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अलग करना, भेदभाव करना, किस तरह से हम फर्क समझते हैं। द डॉग कुड लर्न टू रिस्पॉन्ड ओनली टू द साउंड ऑफ ए पर्टिकुलर
tone and note the other tones. This learned ability to distinguish CS and similar but irrelevant stimuli is called discrimination. जैसे अभी हमने जनरलाइजेशन में बात करी कि बिल्कुल अगर मिलता जुलता कोई स्टिमुलस होगा, मतलब डॉग जब रेस्पॉन्स करेगा तो वो बेल की साउंड को, वैसी टोन को रेस्पॉन्स करेगा जो उससे बिल्कुल मिलता जुलता होगा, ना कि अदर टोन्स को। और ये जो सीखने वाली एबिलिटी है, योग्यता है, वो डिस्टिंग्विश करती है हमारे कंडीशनल स्टिमुलस को और ये बताती है कि वो सिमिलर होना चाहिए, इररेलेवेंट स्टिमुली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसको कि हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जिसको कि हम भेदभाव करना कहते हैं। मतलब जो हमने नेचुरल स्टिमुलस के साथ हमने स्टिमुलस प्रस्तुत किया उसी के प्रति ही हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, ना कि किसी और स्टिमुलस के प्रति हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। Now last and main points are educational application of classical conditioning। अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन में हम क्लासिकल कंडीशनिंग का किस तरह से प्रयोग करते हैं, फ़ायदा लेते हैं। Socially desirable behavior elementary school children have to adapt with society in future। देखिए, जो हमारा सोशली डिज़ायर्ड बिहेवियर, मतलब समाज में जो हमसे बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है, वो एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे हैं, जो छोटे स्कूल प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको सोसाइटी में आकर रहकर वो सीखना पड़ता है। मतलब बच्चों को सोसाइटी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना पड़ता है। They need to know how to study effectively, respecting older and behave politely with people। उनको ये समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि वो किस तरह से बड़ों के साथ अच्छे से बोलें, रेस्पेक्ट करें, पोलाइटली लोगों के साथ बोलें। तो ये सब बच्चों को सीखना पड़ता है। टू टीच दीज बिहेवियर्स टीचर शुड एबल टू ट्रेन देम थ्रू एसोसिएशन एंड कनेक्शंस। ये बिहेवियर पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए टीचर उनको ट्रेन करती है एसोसिएशन के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू, मतलब एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके, कनेक्शन बता के कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सब हम इस थ्योरी को आधार बना के, इससे हम एग्जाम्पल लेके हम सीख सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे होगा? जैसे चिल्ड्रन कुड बी टॉट हैबिट्स ऑफ क्लीननेस, पंक्चुअलिटी, रेस्पेक्ट फॉर एल्डरली एंड क्रिएटिविटी बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दीज टू देम एट स्कूल। अगर हम स्कूल में बच्चों को इसी तरह से काम कराएं, बारी बारी इन ऐसे काम कराएं कि उनमें हैबिट्स डेवलप हों, क्लीननेस की, सफाई की, पंक्चुअलिटी की, समय पे रहने की, बड़ों के आदर करने की, कुछ ना कुछ नया करने की, क्रिएटिविटी की, इनको हम रोज़ प्रैक्टिस में लाएं, रोज़ बच्चों को सिखाएं स्कूल में, तो बच्चे ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन लर्न एक्शंस, feelings and attitudes of their teachers in the classroom by observing and generalizing. Teachers should realize that their student could learn all the behavior and attitude by classical conditioning प्रोसेस। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो एक्शंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्लासरूम में टीचर्स को देख के सीखते हैं। क्या कर रहे हैं? वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके टीचर्स कैसे व्यवहार किए जा रहे हैं, उनके सामने कैसे एग्जाम्पल रखे जा रहे हैं। तो टीचर्स को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सारा जो उनका बिहेवियर है, जो एटीट्यूड्स है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस के थ्रू वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ को जब हम बारी बारी कराएंगे, जो वो नेचुरली काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम अच्छी हैबिट्स डेवलप करेंगे, नई नई चीज़ें हम सिखाएंगे, तो वो बच्चे साथ साथ जल्दी से अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये
थ्योरी में बताया गया है, पेवलोव की थ्योरी में ओवरऑल, कि जो एक नेचुरली काम हो रहा है, जो कि स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ जब हम एनवायरमेंटल स्टिमुलस प्रस्तुत करेंगे, मतलब नेचुरली तो काम रोज स्कूल में हर जगह सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो हमने बच्चों को सिखाना है वो भी हम साथ साथ काम करवाएंगे, साइड बाय साइड उनको रूटीन के वर्क के साथ सिखाते जाएंगे, तो नेचुरली बच्चे वो काम सीख जाएंगे, उनको पता लग जाएगा और उनकी हैबिट में ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।